आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारे पास केशव तिवारी और लगभग 12-16 घंटे पहले घर से निकले थे और वो इतनी दूर से आए हैं। वो प्यार खींच के लाया है और बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा मेहनती है और ऑल इंडिया रैंक 583 है इनकी और डिविजनल अकाउंटेंट है। ठीक है, तो अब केशव बताएंगे, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। कहाँ से हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह। Hello, thank you sir for giving me such opportunity. Hello, my name is केशव तिवारी और 2020 से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी इसी CGL फील्ड में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं अपना, मैंने NIT रायपुर से बीटेक किया है और इलेक्ट्रिकल फील्ड से 1 साल ड्रॉप लिया, 4 साल की बीटेक की, काफ़ी कुछ टाइम वेस्ट हो गया जो भी है, और काफ़ी टफ टाइम फेस करके फिर अपनी फील्ड छोड़ के इस फील्ड में आना पड़ा। कुछ सिचुएशन थी, काफ़ी टफ टाइम था मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं ना कि बीटेक वाले कंपटीशन ले रहे हैं SSC में और आसान है, तो वो मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं है सर। पहली बार जब मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया था ना 19 वाला प्री, तो उसमें मेरे 96 मार्क्स थे, मैथ में ओनली 19। मतलब देख के मैं घबरा गया, मतलब कि इतनी सारी मैथ पढ़ रहा हूँ, ये कैलकुलस वगैरह वगैरह, लेकिन 19 मार्क्स देख के खुद ही शॉक हो गया कि बताओ ना, बीटेक में टेक्निकल में कुछ मिल रहा है और इस फील्ड में भी बंटाधार है, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर SSC की कृपा है कि इतना स्लो है कि हमको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, कितना भी हम गिरें लेकिन उठने का टाइम अच्छा हमेशा रहता है। तो खैर, सर के गाइडेंस से और मेहनत से इतनी अच्छी रैंक आई है और इसलिए मैं पर्सनली सर से मिलने आया हूँ कि थैंक तो बोलूँगा उनको। मैंने जब मेरे मेंस की आंसर की आई थी तभी मैंने प्रॉमिस किया था, सर जब रिजल्ट आएगा तो पक्का मिठाई देने आऊँगा, आशीर्वाद लेने आऊँगा। तो मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, गरौठा तहसील से। तो वहाँ जैसे ही गरौठा तहसील से, हाँ, तो वहाँ से मैं सीधा कल चला आया 8 बजे। जैसी मैंने बात की तो फिर सीधा ग्रहण हुआ ख़त्म, नहाए धोए, मम्मी ने कहा आप जा सकते हो, जाओ। रात भर ट्रैवल किया और फिर यहाँ आ गया अभी आपसे मिल। ग्रैंड में क्योंकि ये अलाउ नहीं हाँ, करते, वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं करते। भाई, हाँ। तो अब जैसे आप बता रहे हो कि आप झांसी से हैं और गांव पड़ता है, गाँव पड़ता है। गांव में। ठीक है, तो आपने पर आपकी वो अच्छी रही एजुकेशन मेरे हिसाब से, NIT। बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा, तो मतलब बीटेक लाइफ में क्या होता है कि मैथ और जीके तो हम लोग की जीरो होती है, क्योंकि टेक्निकल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जीके आती नहीं है, और मैथ्स वो वाली मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स होती है, उसका भी ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। कैलकुलस मशीन पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, उल्टे सीधे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर, बस भाई, मतलब इस फील्ड से तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो जब आपने एंट्री, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे नहीं इसमें जाना चाहिए, हाँ, उसके पीछे क्या था? उसमें क्या होता है कि मतलब बीटेक लाइफ में क्या होता है अच्छे कॉलेजेस में कि इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत अच्छी हम लोग को आदत हो जाती है। ओके। टाइम तो अच्छा खासा वेस्ट करते हैं बीटेक वाले। सेमेस्टर एग्जाम है, 6 सब्जेक्ट है, 5 यूनिट है, 3 दिन में रटे, पास हो गए, खत्म हो गया। 6 महीने बाद कॉलेज, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे जा रहा है वैसा चल रहा है। तो वहाँ वेब सीरीज, टीवी सीरीज का अच्छा खासा कल्चर है। तो इंग्लिश में मैं एनीमे देखता था, कार्टून ही बोलेंगे वैसे जो लोग नहीं जानते हैं। तो उससे मेरी इंग्लिश, हाँ, एनिमेशन वाले, काफ़ी अच्छा था। तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब मोटिवेशन भी मिलता था। कुछ ऐसे सीरीज़ होते हैं जो मोटिवेशन अच्छा देते हैं। इंग्लिश डब में सुनता था, तो इंग्लिश स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, इन सब में इंग्लिश अच्छी हो जाती है। और हम लोग मतलब इतने कंपटीशन देते हैं जेई जैसे, तो अच्छी खासी हम लोग की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ये जो एग्ज़ाम है नॉन टेक्निकल में, ये अभी तक तो ये था कि मैथ और इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज था। तो मैंने सोचा कि मैथ अगर मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल की स्पीड भी है मेरी, और इंग्लिश का बैकग्राउंड भी मेरा अच्छा है, तो इसमें मैं एस्केलेट कर सकता हूँ, जॉब तो मैं अच्छी खासी ले सकता हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग जॉब में, PSU जॉब में सैलरी तो अच्छी है, सपने तो अच्छे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है, वो रोला वाली चीज़ होती है ना कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब वाली फीलिंग नहीं है। या तो आर्म चेयर जॉब हो, या तो ED जैसी कि हम फिर धूम मचा देंगे, वैसी वाली जॉब हो, वो वर्क प्रोफाइल नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं इस फील्ड में ही जाऊँगा। और अगर UPSC अगर कोई तो सोचता है, आपने आर्म चेयर वाली ले ली, ट्रेडिशनल अकाउंट। मैंने इसके ऊपर ED भरा था, अच्छा। लेकिन मेरे वो डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी कम मार्क्स रह गए, 49 मार्क्स ही रह गए। डिस्क्रिप्टिव में 49? हाँ,
तो मेरे बहुत सारे अपने बच्चे जो डिस्क्रिप्टिव में रह गया, नहीं पर तो अब वो मेरी खत्म हो गया। टॉप 250 रैंक के आसपास आ जाती। और मेरा ईडब्ल्यूएस भी नहीं था, वैलिड नहीं था। मैंने कहा फर्स्ट जॉब है, रिस्क नहीं लेना, जो मिल जाए मिल जाए, मुझे वैसा कोई वो नहीं था। तो सरप्राइज एलिमेंट बस यही हो सकता था, या तो ईडी मिलती, नहीं तो फिर डिविजनल अकाउंट तो मिलनी थी। नहीं, बहुत अच्छी डिविजनल। वो पोस्ट भी अच्छी है। तो आप ये बताइए कि स्टार्टिंग से मतलब कि जैसे प्री में आपके जब 19 नंबर आए मैथ्स में और ओवरऑल 99 आए, तो फिर आपने जब मार्क्स देखने के बाद क्या स्टेप्स लिए, फिर आप कैसे इतना बढ़िया रैंक तक कैसे पहुंचे, वो बच्चे जानना चाहेंगे। जी जी। पहले मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि बीटेक ख़त्म होने के बाद जब मैंने ऑनलाइन यहाँ पे एग्ज़ाम दिए सेमेस्टर के, तो ये था कि जल्दी जॉब चाहिए। 4 साल डिग्री के वेस्ट हो गए, 1-2 साल ड्रॉप लिया बहुत। फिर तो ये होता है कि जो बीटेक प्लेसमेंट वाले होते हैं वो सोचते हैं हमें कॉर्पोरेट लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग एसएससी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बैंकिंग इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं है, बहुत वर्क प्रेशर है। लेकिन हम तो कॉर्पोरेट लाइफ वाला सोच के ही चलते हैं कि सीएसआईटी में जाएंगे तो दिन रात प्रेशर रहता है, तो जल्दी जॉब के लिए बैंकिंग में घुसते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी बैंकिंग के लिए स्टार्ट की थी। फिर अगस्त में मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था, जो कि मैं कहूँगा सबसे ईजीएस्ट लोग मानेंगे, 25,000 सैलरी वाला। 80 क्वेश्चन में मैंने 78 अटैम्प्ट किए। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ ओनली, और मैं कट ऑफ से आधे नंबर से रह गया। उस दिन जब ये लोग पहले बताया कि तुम फेल हो चुके हो, एक हफ्ते बाद तुम रिजल्ट देके बता रहे हो इतने नंबर से फेल हुए हो, तो इतना ज़्यादा मतलब अंदर से वो लग रहा था। तो हाँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, इससे वो अच्छा प्रेशर प्लेसमेंट रहता है ले क्योंकि लेता। सब ये सोचते हैं कि एनआईटी रायपुर का लड़का है, हाँ भाई, सब कुछ बहुत सब हरा हरा है, सब सब घर वालों के सपने के इतने का प्लेसमेंट होगा, ऐसी लाइफ होगी वैसी लाइफ होगी, और मैं 25,000 की सैलरी क्लर्क भी नहीं बन पा रहा हूँ। तो मैंने खुद को बना क्या लिया है, वैसी वाली फील आ रही थी। मतलब रो तो पा नहीं रहे थे बस, लेकिन रो रहे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, बैंकिंग सूटेबल नहीं मेरे लिए, मुझे अपना स्ट्रॉन्ग जोन ही देखना चाहिए। फालतू की 4 अगर मैं टारगेट रखूंगा कि बैंक और एसएससी मिक्स करके कर सकते हो, तो नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूँ आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। एसएससी पेशेंस टेस्ट करती है। तो फिर मैंने एसएससी पे फोकस किया। उसी उसी हफ्ते मेरा सीजीएल का प्री था, और वो मेरा अच्छा खासा बिगड़ा था। वही 19 वाला। नहीं, 20 वाला, 20 ये वाला सब बिगड़ गया था। बिगड़ गया था। 132.5 मेरे रॉ मार्क्स थे। उस टाइम अच्छी स्पीड नहीं थी, आपका बैच मैंने लिया नहीं था। मॉक टेस्ट में इतने ही मार्क्स आते थे। तो मतलब वो चीज़ जो एक रह जाती है ना, कि एक बंदा कोर्स खत्म करके 110 130 पे अटक जाता है, फिर उसके आगे वो सोचता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए कि मैं 190 ला पाऊँ, कोर्स तो मेरा कंप्लीट है। तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है ना, वो आपने दिया, मैं तो ये मानता हूँ। मतलब प्री मेरा बिगड़ गया क्योंकि स्पीड भी उतनी नहीं थी, और मिस्टेक्स भी काफ़ी हैं। 41.5 मार्क्स ही थे मेरे केवल मैथ में, और इंग्लिश में 35 में ओवर कॉन्फिडेंस में। लेकिन फिर वो जब आंसर की में रिप्रेजेंटेशन होती है तो कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो उसकी वजह से मेरे 144 हुए। फिर टफ शिफ्ट थी 16 अगस्त की शिफ्ट 2, तो 158.8 हो गए। तो मुझे फिर कॉन्फिडेंस नॉर्मलाइज्ड 132 से 158.8। 158.8। ग्रेट। तब मुझे लगा कि हाँ, जॉब मिल सकती है, जॉब तो मैं ले सकता हूँ अगर मेंस अच्छा बना दूँ तो। और उस टाइम ऑलिव बोर्ड के मॉक चल रहे थे, तो उसमें 159 मेरा हाईएस्ट था उस टाइम। आपने बताया कि हाँ, अभी भी अच्छा चांस है, और डिपेंड ये करता है कि आपकी रैंक क्या है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं। 17 जैसा पेपर आया तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर है, तो 19 जैसा आया तो 200 भी शायद कम पड़ जाएंगे। तो मैंने फिर आपका बैच लिया। फिर जो कमी थी ना, कि मतलब 130 क्यों आ रहे हैं मेरे, कौन से ऐसे पोर्शन है कि मैं छोड़ दिया हूँ। मैंने और भी यूट्यूब चैनल या फिर यहाँ वहाँ से नॉलेज तो हर स्टूडेंट गैदर करता है, उसको अपना बेस्ट रिजल्ट चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किससे पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा बोल भी सकता हूँ। तो मैंने एक जगह से किया भी था, लेकिन बेसिक तो मेरे ठीक हो गए थे। मुझे समझ में आ रहा था कि मैथ है क्या और कैसे करते हैं। लेकिन वो जो लोग कराते हैं ना फाउंडेशन में कि हमारा बस बिक जाए बैच और हमारा बस हो जाए काम, इसका कट ऑफ क्लियर हो चाहे जो हो, टॉप नहीं कर सकते आप। वो चीज़ आपने कराई कि मतलब ये टाइप का क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है, फिर ये आजकल आ रहा है। तो वो जो मतलब एक फुल पैकेज था ना आपका, कि आपको मतलब लेटेस्ट ट्रेंड के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपके शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन है लेवल के, उनके बेस्ट ट्रिक्स, या जो मतलब एवरेज आपका, वो 6-6 लाइन का क्वेश्चन कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा। लेकिन उसको जब पता है कि ये क्वेश्चन है तो बस +3 +5 करो, टिक मार के आगे बढ़ो। वो आपने कई क्वेश्चन कराए हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदा किया, वो कॉन्फिडेंस देता है। तो कॉन्फिडेंस की ही चीज़ होती है। तो पेपर के एक दिन पहले मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, वो वाला एटीट्यूड। जब तैयारी कर रहे हैं तो नेवर गिव अप एटीट्यूड। मॉक में कितने आ रहे थे उस टाइम पे? फिर मॉक में मतलब जैसे
आप बता रहे हो कि उससे पहले हल्के ही आ रहे थे, फिर मॉक देने स्टार्ट करे। मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक दिए, मुझे केवल डर था कि ऑलिव बोर्ड मैं रिकमेंड करता हाँ हूँ ऑलिव सबसे बोर्ड, ज्यादा। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, हम्म, लेकिन कुछ कैलकुलेट। इरेलीवेंट भी कभी कभी हो जाते हैं, टाइम उतना होता ही नहीं है। जो लोग 200 में 200 मार रहे हैं, मैं तो कहता था ये फर्जी है, मुझे इससे हाँ देखना ही नहीं है। तो ठीक है, वो मुझे अपना देखना है। 160 में बस देखता था कि मैं स्पीड चेक करता था अपनी, मेरा इतना स्पीड होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन ना छोड़ूं वहाँ पे। तो लास्ट के 2 मंथ में तो मैंने क्या किया, एक तो 5 महीने का टाइम मिला था अच्छा खासा, तो रिलैक्स हो गए लोग। उस टाइम पे पापा की काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, डेंगू हो गया उनको। दशहरा से दिवाली हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू की। मैंने कहा अब इतना टाइम नहीं है कि मैं स्ट्रेटजी फॉलो करूँ कि 2 मॉक दूंगा मेंस के, फिर इंग्लिश का भी दूंगा, वो नहीं। मैंने फिर कहा कि बीच बीच में ऑलिव बोर्ड के बस वीकली मॉक टेस्ट देता था, हफ्ते में शायद 4 या 6, और स्पीड चेक करने के लिए कि मेरी स्पीड कहीं लैग तो नहीं हो रही है अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो। ओके। और केवल मैं आपके नोट्स रिवाइज किया। पहले मुझे पूरा कोर्स रिवाइज करने में 20 दिन लगे, फिर 15 लगे, फिर 10 लगे। तो मैंने 29 जनवरी तक उसको 5-6 बार रिपीट कर दिया। मतलब एक टाइप का एक क्वेश्चन भी है तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि बस पकड़ा और दे दो इसको, बस आंसर निकालो, कुछ नहीं मतलब है। तो वो वाली चीज़ की। तो फिर मतलब नोट्स में सब कुछ कवर है तो फिर कॉन्फिडेंस तो रहता है। स्पीड आपकी है तो आपको बस बेस्ट करना है। तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। और फिर एक दिन पहले मैंने कहा ठीक है 21 का भी तो होगा, 22 का भी होगा, कभी तो होगा, हाँ टॉप कर दूंगा अगली बार, एमईए लूंगा, बस इस बार तो जॉब मिल जाए। 158 थे, कैसा भी जाता जॉब ले सकता था, ये वाला था। और वो जो प्रेशर रिलीज हो गया तो ना, मेंस में फिर कितने मार्क्स आए? फिर मेंस में मेरे 96 अटेम्प्ट थे, जिसमें मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत था, मेंसुरेशन का इजीएस्ट क्वेश्चन, और 95 पूरे सही थे, 189.5 मार्क्स थे मेरे। और फिर जब यूट्यूब पे मैंने देखा, जब मैं मेरी शाम को आया एग्जाम देके, फिर मैं यूट्यूब पे दिख रहा था इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन, तो कमेंट किया कि 96 क्वेश्चन है सर, थैंक यू, और आपकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी जॉब लग जाएगी। वो सब इंग्लिश में लगता भी है। 176.5 थे, तो मेरा ओवरऑल अच्छा हो गया था। मैं बोलना चाहूंगा, देखो जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है। और जहां पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि मतलब पढ़ने के बाद कहीं और जाके बेचारे जाना पड़ता है लाइमलाइट के चक्कर में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12-12 घंटे ट्रैवल करके सिर्फ मिलने आते हैं। और मैंने अब सोच लिया है कि जो भी मेरे से मिलने आएगा उसकी स्टोरी मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, वो मैटर नहीं करता वो सुपर 100 से है या नहीं है सुपर 100 से। ठीक है, वो तो सिर्फ कहने की बात है कि जैसे आप केशव सुपर 100 से हो तो आपकी स्टोरी में हम आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की स्टोरी में कोई और भी आता है, तो वो सच्चाई पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो और हाँ। मेरा एक रीज़न ये भी था, मैंने खुद सर से बोला कि सर मैं बोलना चाहूँगा। सर तो बोले कि पब्लिसिटी पब्लिसिटी हमें चाहिए नहीं, हम खुद ही इतना माउथ वो इतना वो हो जाता है। मैंने खुद इतने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया कि ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं बताना चाहता था कि मेरी भी कुछ सिचुएशंस थी, ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं कहाँ से कहाँ आया। और कई लोग जो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा मुझे बताना चाहिए। मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, अच्छी खासी मेरी चल रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था एसएससी वैसएससी देना है, ठीक है पीएससी जॉब लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि हम 4 साल से वही तैयारी कर रहे हैं, हमारे सपने हैं। लेकिन मेरे रूममेट के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसको खो दिया, उसकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो पढ़ाई मेरी उस दिन ख़राब हो गई। उस टाइम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, लॉकडाउन लग गया, फिर बिल्कुल ही मूड ऑफ हो गया, फिर स्विच कर लिया मैंने, फिर क्लर्क भी नहीं निकला मेरा, प्री बिगड़ गया, फिर एक होप आई। फिर मेंस के टाइम पे मेरे पापा आईसीयू में थे, तो उस टाइम भी मतलब बार बार गिरा हूँ, मैं बहुत गिरा हूँ। लेकिन फिर ये था कि इट्स नेवर टू लेट टू मेक थिंग्स राइट। आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो उठो और करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो प्रेशर रिलीज करने वाला स्टेटमेंट, जो होगा देख लेंगे, जो होगा करो। तो फिर वो चीज़ ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, खराब चीज़ों में बिजी हो, आप वैसी चीज़ें करते हो, कहीं भी बिजी हो। सर बोलते हैं महिला मित्रों में मत अपना वो रखो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो। मतलब आप कहीं भी इंडल्ज हो, लेकिन आपको शिद्दत से अपनी चीज़ को मेन फोकस में रखना पड़ेगा। अगर एक आप अच्छा अपनी काम बता वैल्यू दीजिए। नहीं करोगे आपकी कोई वैल्यू नहीं आप करेगा। कोई अगर आप मैं कहता हूँ आपको कोई इनकरेज नहीं कर रहा है, तो आप खुद का मोटिवेशन खुद बनो, और खुद से दिखाओ दुनिया को कि मैं कर सकता हूँ। नहीं भी कर सकते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो हूँ ही गरीब। मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं तो हूँ गरीब, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, होने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। तो दम दिखाओ। रेमो सर ने एक बात बोली थी, जब मेरा 132.5 मार्क्स था, तो लग रहा था कि कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, एनालिसिस जब आता है आंसर की के उस अच्छा। पर, तो रेमो सर का मैं एक वीडियो दिख रहा था। मोटिवेशन तो हाँ मतलब ऐसे ही कि
एक लड़के ने पूछा सर मैं बॉर्डर पे हूँ, मुझे लग रहा है मैं क्या करूँ। तो बोले बॉर्डर पे होते तो क्या करते हो, गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा, या मरो या मारो। तो मैंने कहा बस तो फिर अब यही है, अब तो मेंस या तो 200 लाओ, वैसी स्ट्रेटजी रखो, क्योंकि और कुछ तो करना नहीं, करना तो यही है। तो अगले साल का क्यों वेट करो, वैसे भी एसएससी इतना स्लो है, तो टाइम अच्छा खासा मतलब आप एसएससी ये दिया बोल है। रहे हो कि एक जब आपके 132 थे, उसके बाद कुछ बच्चे टाइम वेस्ट कर जाते टाइम हैं, वेस्ट कर क्योंकि दिया। रिजल्ट आने में वो 158 कितने एक डेढ़ महीने बाद पता चला हाँ होगा। वो तो, हाँ 2-3 महीने बाद ही पता चला। हाँ, तो वो तब तक का टाइम वेस्ट आपने ना करते हुए उस टाइम पे भी आपको लगा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, करना चाहिए भाई। और उसके बावजूद भी इतना ज्यादा मेहनत करके और आगे बढ़े हो, तो ये अपने आप में एक खैर बहुत वो बढ़िया तो स्टोरी है। ब्लेसिंग्स है सब लोग की, और मेहनत तो फिर होती है, और लक भी होता है कुछ। हाँ, लग तो आप है ही। लक वही है कि आपने कितनी मेहनत की और आप अपने प्रेशर को कितनी आसानी से वो मैनेज कर रहे हो, लक वहीं से डिसाइड होता है। सब लोग पेपर दे रहे होते हैं, कोई घबरा गया, क्वेश्चन गलत हुआ तो अगल बगल वाले, मैं अगल बगल में अपने बैठे थोड़ा मैं बात तो करता ही हूँ, बहुत बात होनी हो, मेरे बगल वाला वो पहले से सीजीएल में टॉपर है ना, एक पीसीएस टॉपर है। मैंने कहा कर क्या रहे हो इधर, एक स्टेट बैंक में मैनेजर है। मेरा एक फ्रेंड जो मतलब वो उसका उसमें डिलॉयट में था, वो इंजीनियर, बिग फोर में आती कंपनी, अच्छी खासी सैलरी थी। वो बोला कि नहीं वर्क प्रेशर ज़्यादा है, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब की थी। मैंने उसको गाइड किया कि क्वांट कैसे करना है, आपकी ट्रिक्स से कि ऐसे ऐसे करो और हो जाएगा। वो बंदा मुझसे पहले स्टेट बैंक में मैनेजर बन गया, उसका प्रोविजन कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, अब मेरा रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग तो भगवान ही जाने। हाँ, हो जाएगा, सही होगा। उसने जब सीजीएल दिया मेरे साथ, उसके हाँ, मैथ में केवल 32 क्वेश्चन हुए। तो बैंक और एसएससी एक नहीं है, इतना आसान नहीं है, 50% वेटेज होता है एडवांस मैथ का, और इतना आसान नहीं होता है कि आप स्टेट बैंक में मैनेजर भी हो ना, तो भी आप सीजीएल का कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर सकते। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, इसलिए एक ही टार्गेट आपको सेट हाँ, रखना वही चाहिए और उसी पे फोकस रखना चाहिए। वो मल्टीपल बोर्ड्स में सेल नहीं नहीं कर करना चाहिए, सकते वो मल्टीपल गलत। बोर्ड्स में, फिर कहीं नहीं निकलोगे, तो क्लर्क भी नहीं निकलता है, फिर तो एमटीएस भी नहीं निकलता है, वैसी वाली सिचुएशन हो नहीं, जाती है। मेरा ये मानना है कि कहने के लिए होता है एमटीएस, और ये जैसे जो छोटी जॉब धीरे की धीरे जरूरत तो पोस्ट सबको लेवल की एक होती टाइम है, पे होती है। लेकिन वहां सबसे ज्यादा कंपटीशन है। वहाँ सबसे ज्यादा भीड़, हाँ, जहाँ ज्यादा है वहाँ और ज्यादा है, आपकी हाँ, वैल्यू नहीं है वहाँ पे। हाँ, आपको अपनी वैल्यू खुद ढूंढनी पड़ेगी कि आप किस चीज में कर सकते हो। मैं आज यूपीएससी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं बैंक क्लर्क नहीं निकाल सकता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, आपको पहचाननी पड़ेगी। हाँ, वो होता है। तो बाकी यही बोलना चाहेंगे कि इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में कितना स्कोर रहा आपका मेंस में? इंग्लिश में मेरा 176.5 मार्क्स रहा। हाँ, और मेरी पैसेज, क्योंकि मेंस में मुझे पता था कि पैसेज ज़्यादा आता है, और पैसेज रीडिंग मेरी अच्छी थी, क्योंकि इंग्लिश में ही हम पूरा बीटेक में कोर्स करते हैं, लिखते हैं, तो उतना हो जाता है। समझ में आ जाता है, लिखा गया है। और मेरा फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी मतलब फेमस वेब सीरीज़ है, वो मैं देखता था हाँ, इंग्लिश में। तो फिर वहाँ से मैंने क्या सीखा कि टाइम पास तो मैं एंटरटेनमेंट तो कर ही रहा था, फेवर की स्पेलिंग FAVOR आ रही है, और यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में क्या FAVOUR। तो मॉक में मैंने पहले बहुत गलत की, फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपको सीखते रहना चाहिए उससे, मैं ये मानता हूँ। तो उन चीज़ों से मेरी काफ़ी अच्छी वोकैब भी हुई, और पैटर्न ऐसा था कि 27 क्वेश्चन नरेशन के, 20 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के, मैंने सारे के सारे सही किए, वो भी क्वेश्चन ऑप्शन मार्क्स कम, एलिमिनेशन से। मतलब ये जैसे 176 समथिंग आए, कटे किस में इंग्लिश में? कटे जैसे क्लोज टेस्ट कुछ कंफ्यूजिंग टाइप थे, अच्छा, तो प्रीपोजिशन, मेरी पूरी इंग्लिश कंप्लीट नहीं थी, अच्छा, प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्क कंप्लीट नहीं थे मेरे, मैं खुद ही बोलता हूँ, लेकिन आप जिसमें पढ़े हो उतना कॉन्फिडेंस करके जाओ, तो लक आपका फेवर करता है। हाँ, सिलेक्शन तो आपको दे ही जाएगा, हो सकता है 200 में 200 ना है, हाँ, लेकिन आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, बाकी लक है। डिस्क्रिप्टिव में 49 ना होके 69 होते तो मुझे ME मिल जाती, खैर वो चलता है। नहीं हो, कोई बात नहीं हो। अब क्या आगे आगे भी दोगे? अब तो नहीं दोगे एसएससी, खैर या दोगे? कोई बात नहीं। एसएससी में घुस गया तो घुस गया, फिर तो जानते हो। हाँ, वैसे एग्जामिनर मुझे काफ़ी अच्छी पोस्ट लगती है, और इस बार एग्जामिनर, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हाँ तो मैं एक बार ट्राई करूंगा 21 एग्जामिनर में दिया पोस्ट था? के लिए। 21 में मैंने नहीं दिया था, अच्छा, मैंने फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया, मैंने देखा कि मैथ का पेपर इतना इजी आया है, तो कंपटीशन और ब्राइट स्टूडेंट की फिर वैल्यू रह नहीं जाती वहाँ पे, सब बराबर हो जाते हैं, प्री पे डिपेंड हो जाता है पूरा। तो मैंने कहा कि मेरा 2020 से अच्छी रैंक है, तो मैं क्यों एक सीट वेस्ट करूँ। MTS भी मैंने छोड़ दिया था, भले ही मेरा 1.5 घंटे में मैंने मैथ कंप्लीट नहीं कर पाई थी रीजनिंग MTS का। अच्छा, उस टाइम पे मेरा मतलब हॉस्पिटल से ही गया था मैं पेपर देने, तो सिचुएशन ख़राब थी, तो मैं उस टाइम वो भी नहीं कर पाया था, फिर वहाँ से फिर रिकवर करके कैसे भी फिर वहाँ पहुँचा। तो दिक्कत तो बच्चों हुई। को और क्या बोलना चाहोगे, पढ़ाई वढ़ाई से हटके भी अगर कुछ गाइड करना हो कि किस हिसाब से
अब जैसे आप गांव से आते हो, वहां पे करते हैं लोग तैयारी वगैरह? तैयारी करते हैं हाँ। आजकल, सबको पता है। लोग क्रिप्टो मार्केट भी जानते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अच्छा। ये अब स्टॉक्स भी जानते मैं हैं, नहीं जानता। उनको सब पता है। तो ये भी पता है, और कई लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी तैयारी कर रही है इस साल, उसको मैं गाइड कर रहा हूँ, उसके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये सिलेक्शन इज इक्वल टू टाइम यू इन्वेस्ट, और आपका जो वो है पॉजिटिविटी है उसका मल्टीपल है। आप अगर कम पॉजिटिविटी के साथ, या तो ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ेगा 3-4 साल, और वही चीज़ कम में भी हो सकती है अगर आप सही गाइडेंस और पाथ पे जाओ तो। और चिल करो, ज़्यादा प्रेशर कभी लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जॉब है, आती रहेगी, कोई ना कोई तो हो गई। जब आप उस लायक हो जाओगे, फील्ड में आ जाओगे, रैंक आपकी आने लगेगी, जॉब तो आपको मिल जाएगी। बस ये है कि आप जो भी करो उसको ध्यान से करो, मतलब आपकी लाइफ पे आपको सीखते रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, आप वेब सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको डेली लाइफ में कहीं उसको ढालो। बस फ्री का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम तो इम्पोर्टेंट है, की वैल्यू है। थैंक यू। तो बस लास्ट में मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि देखो, अब आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? पोस्ट, रैंक, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी बात हर कोई ध्यान से सुने, तो इस लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यही बात जो अभी इन्होंने बोली, या कोई भी, सपोज करो मैं बोल रहा हूं कोई बात, तो कोई ऐसा बंदा बोलेगा जो इसने कुछ अचीव नहीं किया, तो लोग बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उस बात की। गांव में क्या होता है हाँ। सॉरी ज़्यादा टाइम लेने के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ये तो ऐसे ही बता रहे हैं परिवार वाले कि अच्छा इमेज हो जाए, घर पे ऐसे ही बैठा है 1.5 साल से बंदा, कुछ नहीं कर रहा है, बस बैग लेके टहलता रहता है, या बस फ्री ऐसे ही टाइम पास करता है, कॉल पे बात करता रहता है फ्रेंड से, बस ऐसा ही है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन दुनिया को दिखता है, शायद अब दिखेगा। इसलिए उन सभी लोग के लिए कि आपको किसी को, अगर उस किसी का टफ टाइम चल रहा है तो आप उसको ब्लेम मत करो, आप उसको या तो इनकरेज करो, या तो उनको ये बोलो कि आप भैया दूर रहो, आप अपने पे फोकस करो। किसी को खराब बोलने या उनके खराब सोचने से किसी का खराब होने नहीं वाला है, वो तो अपने आप पे खुद ही चेंज करके दिखाएगा, और फिर आपको खुद सिर झुकाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप उनके टफ टाइम में साथ दो, तो आप उनके हैप्पी टाइम में भी साथ रह पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, ठीक है। और स्ट्रेटेजी, कौन सी बुक पढ़ी, कौन सा ये पढ़ा, ये सारी चीजें आपको पूरे क्लाउड पे भरी पड़ी है। ठीक है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, यहां पे मैं आपको बिल्कुल कैंडिड चीजें दिखा देता हूं कि ये है बातचीत की। उसके अलावा हम ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं करते। रीजन क्या है कि भाई मैंने कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन बना दिए, ये वाला पूछा, ये वाला पूछा, पहले बच्चों को बोल दिया इस चैनल का नाम मत लेना, इसको बोल दिया इस टीचर का नाम मत लेना, ये वो जो कि चल रहा है वो हम नहीं करते। ठीक है, आपको हमारे बच्चे जिनका मैं स्कोर डालता रहता हूं, अपने सुपर 100 बच्चों का आप देखोगे टेलीग्राम चैनल में, अलग अलग चैनल पे जाके दिखेंगे, और वहां पे वो बात भी नहीं कर पाएंगे कि हमने कौन सा कोर्स लिया था, ये कहां से पढ़ा था। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पहली बात, व्यूअरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है, व्यूअरशिप को लेके बच्चे थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात, गिफ्ट्स वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो वो समझ सकते हैं हम, वो भी कोई बात नहीं। और तीसरी बात ये कि वो बताना भी चाहते हैं तो कोई बताने नहीं देता, लेकिन जो दिल से जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे अब इनकी जो पूरी सिस्टर है या फिर जो भी हैं सारे, वो मेरे से ही पढ़ते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छी गाइडेंस, जो जिसका जहां से हुआ है वो वहीं भेजेगा। भाई मैंने, हाँ। खैर मैं कहूँगा कि मैं जल्दी आपकी कॉन्सेप्ट ग्रैब कर पा रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। कई लोग नहीं भी कर पाते नहीं हैं, कर पाते। लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ये इनफ है, आपको कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। 4 लोग से सीखोगे तो आपका माइंड फिर एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी अलग स्ट्रेटजी है, उनकी आपकी डेवलपमेंट जो होती है थिंकिंग की, वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ आप किसी भी टीचर से पढ़ो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो आप, लेकिन आप पहले ट्रस्ट करने से पहले देख लो कि आपके लिए हैं सही या नहीं, मतलब जरूरी जो नहीं है जेन्युइन कि- बोले। हाँ, प्री hype के बाद create मुझे करने पता के नहीं था कि आप कौन हो या कैसे पढ़ाते हो। अच्छा। लोगों से सुन के जो जेन्युइन कमेंट्स पढ़े मैंने कि हाँ, जैसे नहीं कोई चीज़ फ्लिपकार्ट से मंगाई तो फोटो देख लो, रिव्यू देख लो, रिव्यू पे हम विश्वास करते हैं, बाकी चाइनीज आइटम पे नहीं। वैसी वाली चीज़ थी, तो मैंने कहा कि आई आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। या तो मतलब मैं अपने हिसाब से तो कर ही रहा हूँ, और मॉक टेस्ट से कर ही लूँगा, लेकिन शायद मुझे इम्प्रूवमेंट मिले। और मुझे दिखा भी कि लेवल अच्छा है, तो मेरा जो बेसिक तो स्ट्रांग था ही, क्योंकि मैं कर चुका था। आप मेंस के लिए बेस्ट चला रहे थे उस टाइम, तो ग्रैब तो मैंने जल्दी जल्दी किया, और फिर प्रैक्टिस मेरी अच्छी हो गई। मुझे ये श्योरिटी थी कि इससे बाहर तो नहीं आएगा,
फिर मुझे बस उसी को अच्छे से करना था, मैंने केवल रिवीजन पे फोकस किया, बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं देने पड़े और ज़्यादा इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ा। टाइम मेरा काफ़ी सेव हो गया, वो ज़रूरी चीज़ थी। बहुत जरूरी, टाइम इज मनी। तो जो टाइम बचा लेता है वो करता है। चलो बस लास्ट में बस यही बोलना चाहेंगे कि अपने अच्छे से तैयारी करो, कहीं से भी पढ़ रहे हो दिल लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ट्रस्ट करके पढ़ो उस टीचर पे जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी टाइम पे आपको दिख जाता है कि ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जब आपको लगे कि नहीं काम कर रहा तो आप स्किप भी कर सकते हो। कोई एसएससी की बहुत लंबी चौड़ी 2-2 लाख रुपए की फीस नहीं है जो आप नहीं हम तो फंस ही गए, तो इतना आपको क्विट करना भी आना चाहिए। बाकी झांसी वालों से कुछ बोलना चाहोगे? भाई लोग लगे रहो, अपन को फोड़ना है बस, और क्या। भाई भाई एक साथ लोकेशन लो और बस कांटेक्ट में रहो, पार्टी करते रहो। बाकी चलो। तो मिलते ही हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, और सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।